डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिडिल ईस्ट में फिर से बर्बादी की आहट। ट्रंप ने ईरान के साथ किया युद्ध विराम खत्म होने का ऐलान। ट्रंप ने ईरान को बताया कैंसर, तो ईरान का पलटवार, हम लड़ाई के लिए तैयार। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के प्रबनान मंदिर का दौरा किया। भारत इंडोनेशिया ने मंदिर संरक्षण के लिए किया समझौता। पुनर्निर्माण में भारत देगा साथ। 1000 साल पुराना यूनेस्को विश्व धरोहर है त्रिमूर्ति को समर्पित प्रबनान मंदिर। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से किया शुभारंभ। 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा, शिक्षा की विकसित भारत की आधारशिला। शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण का दायित्व निभाने की अपील। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अब साफ साफ कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम यानी कि सीज फायर खत्म हो गया है। उन्होंने तेहरान में बैठी इस्लामिक सरकार को बीमार सोच वाली बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तब कही है जब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हमले से नाराज होकर ईरान पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय तुर्की की राजधानी अंकारा में हैं, जहां वो नाटो शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। यहां जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के साथ युद्ध विराम अब खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत, नेगोशिएशन करना बस समय की बर्बादी है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें शक है कि इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने का ऐलान करने के साथ ही तेहरान को कैंसर करार दिया। अब ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दिया कि ईरान ट्रंप की धमकियों से नहीं डरता है। ईरानी संसद की राष्ट्र सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा कि हम किसी भी बुराई से लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने 14 सूत्रीय समझौते के टूटने पर अमेरिका की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यूएस ने डील के बावजूद ईरान पर हमले किए हैं। ये तेहरान के खिलाफ उनके दबाव की नीति को दिखाता है। मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक्स पर भी पोस्ट कर लिखा है कि धमकी और जबरन वसूली का युग अब खत्म हो चुका है। इससे कोई फायदा नहीं होता, हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने अमेरिका की ओर से उल्लंघन किए जाने वाले समझौते की लिस्ट जारी की, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नियमों की अनदेखी, हमले की धमकियां, तेल प्रतिबंधों को फिर से लागू करना, दक्षिण ईरान पर हमले और लेबनान पर इजरायली हमले जारी रखना शामिल है। उधर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया है, बुधवार को दुनिया भर में तेल की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ गईं। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 5.3% बढ़कर $70.09 प्रति बैरल हो गया है, जबकि मुख्य अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5.4% बढ़कर $74.23 प्रति बैरल हो गया है। Last night, President Erdogan, and I think it was really, I would rate it a 10, maybe a 12. A bit of a small palace. 12. Yeah, that's beautiful. Everything is beautiful. And we've had some very good meetings, in particular with Turkey and trade, and now we're meeting with everybody today. As you know, we're going to have a very big meeting with lots of leaders from, I think, every country, right? Every country showed up, They're all every there. NATO country. Yeah. Plus, we have a couple that aren't in NATO that would like to be in NATO, I guess. But it's been very successful. It's been a fantastic meeting. So I'll be having a news conference after we're finished it at about 4:30, 5 o'clock. And I assume most of you will attend. अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूटने की वजह कतर से गुजरने के लिए गुजरात के लिए एलएनजी लेकर आ रहे टैंकर अल रिकियात पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास संदिग्ध ड्रोन हमला है।
घटना के बाद कतर ने ईरान के उप राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज करा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सुरक्षा तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा बताया। इसके बाद अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। वाशिंगटन ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक, केश्मद्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाके और कुछ जगहों पर आग लग गई है। ईरानी सेना ने इन हमलों को दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन बताते हुए कहा कि अमेरिका को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अगली खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रबनान मंदिर की यात्रा की और मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की शुरुआत की घोषणा की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI इंडोनेशिया की संस्थाओं के साथ मिलकर नई तकनीक से मंदिर को दोबारा खड़ा करेगा। ये काम 2026-27 से शुरू होगा, जो टैगोर के जावा दौरे की शताब्दी का साल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के आखिरी दिन ऐतिहासिक प्रबनान मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना भी की। भारत और इंडोनेशिया ने इस 1000 साल पुराने यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एक समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने 3 दिवसीय इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं, जहां दौरे के आखिरी दिन बुधवार को पीएम मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करते हुए इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रबनान मंदिर का दौरा किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ पहुंचे पीएम मोदी ने इस करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यह मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से इस विशाल मंदिर की एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि भव्य प्रबनान मंदिर लगभग 40 हेक्टेयर में फैले इस परिसर में केंद्र में 3 बड़े और ऊंचे मंदिर हैं, जो भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के हैं। इनमें भगवान शिव का मंदिर सबसे ऊंचा 47 मीटर का है और मुख्य है। कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिससे प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षक और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। इस दौरान उन्होंने 1.10 करोड़ छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए भी भेजे और शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि हर बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाए, लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि निपुण भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा में दक्ष बनाना है। मजबूत शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकती है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन शिक्षकों को करना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को स्वार्थपूर्ण राजनीति के कारण गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे राज्य पिछड़ गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है और इसके बिना विकास संभव नहीं है।
उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय परंपरा पर आधारित नई शिक्षा नीति लागू की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 9 वर्ष पहले शिक्षकों को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता था और उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता था, जबकि आज उनकी पहचान और सम्मान दोनों बड़े हैं। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे देश के भविष्य और राष्ट्र अखंडता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने आचार्य चाणक्य, महामना मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आदर्श शिक्षक बताते हुए कहा कि ऐसे आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि गुरु आचार्य चाणक्य जैसे हों तो देश कभी कमजोर नहीं हो सकता और न ही कोई विदेशी शक्ति उसकी ओर बुरी नजर डाल सकती है। अभियान के अंतर्गत मैं देख रहा था, तीसरी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से वाक्य बनाने और उसको पढ़ने में स्वयं में निपुण दिखाई दे रहे थे। यानी भाषा का ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ अंक गणित का भी ज्ञान उन्हें वहां पर दिखाई दे रहा था। एक अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन है कि निपुण भारत अभियान में हर बच्चे को हम पारंगत कर सकें, उसके क्षेत्र में योग्य बना सकें। ये केवल एक शिक्षक के रूप में दायित्व ही नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। नींव मजबूत होगी तो उस मजबूत नींव में एक भव्य इमारत का निर्माण करने में हम सफल होंगे। सुदृढ़ नींव पर ही एक सशक्त भवन तैयार हो सकता है और उसका दायित्व आपके ऊपर है। अगली खबर, अयोध्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक और झूठा प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और चढ़ावे को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में भाजपा और संघ से जुड़े लोगों को राजनीतिक नुकसान होता देख सांसद निशिकांत दुबे, जगत गुरु परमहंस आचार्य, प्रियंका राय, अखिलेश सिंह समेत अन्य लोगों ने साजिश के तहत अखिलेश यादव के खिलाफ कथित रूप से फर्जी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट वायरल किए हैं। उन्होंने इन सभी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। पवन पांडे ने कहा कि वायरल किए गए पोस्ट में यह दावा किया गया कि मंदिर घोटाले के आरोपी टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच 980 बार बातचीत हुई, जबकि ये पूरी तरह मनगढ़ंत और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह करने और सपा की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस दौरान पवन पांडे ने राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर भी सवाल उठाते हुए चढ़ावे और ट्रस्ट के कामकाज की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद देव गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि ट्रस्ट में चोरी हो रही है, कोष के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके प्रमाण मिले। 8 लोग जेल चले गए, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव बाहर कर दिए गए। अखिलेश यादव जी ने जो बात कही थी वो सच साबित हुई कि मंदिर में चोरी हो रही है, मंदिर के कोष के साथ, चढ़ावे के साथ लूट हो रही है। उसके प्रमाण मिले, सब बाहर हो गए। अब ये बात भाजपा, संघ और विहिप के लोगों को बहुत बुरी लगी कि अखिलेश यादव जी ने बात खोल दिया। संघ, विहिप और भाजपा की चोरी अखिलेश यादव जी ने पकड़ ली। ये बात संपूर्ण भाजपा को बहुत बुरी लगी। अब उसमें एक अभियुक्त टुन्नू यादव हैं। अब जब कुछ नहीं पाए तो बता रहे टुन्नू यादव, अखिलेश जी की बात होती थी, इतनी बार बात हुई, तो मैंने वही आज एफआईआर कराया है निशिकांत दुबे पर, अपना कागज प्रार्थना पत्र दिया है कोतवाली नगर में कि इनके खिलाफ एफआईआर हो। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम मंदिर में चढ़ावे की हुई चोरी व इन चढ़ावा चोरों से मुक्ति के लिए सद्बुद्धि पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो कांग्रेस कमेटी कार्यालय मंडी धर्मदास से लेनगंज होते हुए शहर के मुख्य धार्मिक स्थल हनुमान बाबा मंदिर पर जाकर
जिसका समापन किया गया। जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी खबरों ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आहत किया है। भाजपा सरकार ने जिनके नाम से वोट लिया, आज उन्हीं प्रभु श्री राम की आड़ में लगभग 200 करोड़ की चंदा व चढ़ावा की चोरी कर उन्हें ही लूट लिया। वो भूल गए कि भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन चंदा चोरों ने उनके मंदिर की मर्यादा को भंग किया है, जिसको भगवान श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची में पार्टी अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में कल प्रदेश कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति के अलावा सांगठनिक विषयों पर भी लंबी चर्चा हुई। बैठक में राज्य में ध्वस्त कानून व्यवस्था, जेपीएससी में धांधली आदि मामले पर भाजपा काफी गंभीर दिखी। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि पार्टी की इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की अकर्मण्यता के कारण पूरे प्रदेश की चरमराई विधि व्यवस्था पर गंभीर चर्चा हुई है। आज राज्य में पुलिस के समक्ष हत्या हो रही है, पुलिस कस्टडी में ज्यादती हो रही है। कानून व्यवस्था से जुड़े ऐसे कई मामले हैं जिन पर चर्चा की गई है। अभी बरसात का मौसम है, किसानों को समुचित खाद बीज कैसे उपलब्ध हो, इस बिंदु पर भी बात की गई है। जेपीएससी में धांधली सहित ऐसे तमाम ज्वलंत और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक के दौरान सांगठनिक विषयों, एसआईआर में पार्टी की भूमिका आदि पर भी चर्चा की गई है। इस दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, राज्यसभा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार एवं दिनेशानंद गोस्वामी सहित काफी नेता मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने स्पष्ट किया है कि गैर मुस्लिम महिला पुरुष का निकाह अब मौलाना नहीं करा पाएंगे। कोर्ट मैरिज के बाद धर्म परिवर्तन अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने सामाजिक सहमति से एक फरमान जारी किया है, जिसमें बिना कोर्ट की मर्जी के कोई भी इस्लामी शादी की मंजूरी नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम महिला या पुरुष बिना इस्लाम कबूल किए इस्लाम धर्म पर नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट की मंजूरी भी अनिवार्य होगी। देखिए, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भाजपा ने जिसे बना के रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के पास में न कानून की समझ है, न ही उसे अपने अधिकारों की समझ है। अपने अधिकारों की तरफ जाकर लगातार वह कुछ न कुछ फरमान जारी कर रहा है। किस धर्म की युवती, किस धर्म का युवक कैसे किस ढंग से विवाह करेंगे, इसके लिए कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। अगली खबर, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लोक नेता डीबी पाटिल का नाम दिए जाने की मांग को लेकर प्रगसतों ने जोरदार आंदोलन किया। प्रदर्शनकारी विधान भवन की ओर मोर्चा निकालने वाले थे, लेकिन पनवेल पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं मिलने के बाद पुलिस ने आंदोलन में शामिल कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आंदोलन का नेतृत्व सांसद सुरेश महात्रे और पूर्व विधायक बलाराम पाटिल कर रहे थे। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आंदोलन स्थल पर डटे रहे और अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन के दौरान रश्मिता पोपटटिया को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब पंचर हुई पिकअप का टायर बदलते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल चारों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर स्थित कंगन होटल के सामने यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लोग रसूलपुर से पिकअप वाहन पर चारपाई लादकर उन्नाव जा रहे थे। त्रिलोकीपुर के पास इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पंचर वाले को बुलाकर चालक और उसके साथी सड़क किनारे पंचर टायर बदल रहे थे। तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू पहुंचाया, जहां पर उनकी मौत हो गई। उन्ना हुई है चरपाई, तो रास्ते में टायर पंचर हो गया। तो फिर ये लोग टायर पंचर वालों को बुलाएं, तो 2 लोग अपना टायर खोल बांध रहे थे, तो 2 लोग शायद मोबाइल जला के दिखा रहे थे। उतने में एक और स्पीड ट्रक आई, चारों को टक्कर मार दी। तो 2 तो शायद जख्मी सब थे और जिला अस्पताल पहुँचते एक बचा था, बाकी सब खत्म हो गए थे, 4 के चारों खत्म हो गए। अगली खबर, बिहार के तिरहुत प्रमंडल में नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। नेपाल से आने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर चरचरी और पीपा पुल पानी के तेज बहाव में प्रभावित हो गए हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। हालात को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन ने बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश ने तिरहुत प्रमंडल में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है। कई स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा बनाए गए चचरी पुल और पीपा पुल या तो बह गए हैं या उन पर आवाजाही पूरी तरह खतरनाक हो चुकी है। निचले इलाकों में पानी का दबाव इतनी तेजी से बढ़ा है कि ग्रामीण अपने मवेशियों और जरूरी सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगली खबर, ठाणे जिले में गरज चमक के साथ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण जिले के विभिन्न हिस्सों में हालात गंभीर बने हुए हैं। खड़वली नदी और भादसा नदी उफान पर बह रही है। शाहपुर मुरबाड़ मार्ग पर भादसा नदी का जलस्तर बढ़ने से लिबर्टी ऑयल कंपनी के पास सड़क पर पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं बदलापुर जाने वाले मार्ग पर भी भारी जलभराव के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और लोगों को बेहद सावधानी के साथ सफर करना पड़ रहा है। इधर भिवंडी की कामवारी नदी भी उफान पर बह रही है, जबकि उल्लास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।